Section 53 of CRPC, Criminal Procedure Code, is CRPC Section 53 or medical examination under Section medical examination of accused under Section 53 of CRPC is violative of Article 20 sub Article 3 of Constitution. क्या वायलेट करता है? क्या मेडिकल एग्जामिनेशन के से मना कर सकता है जो अरेस्टेड पर्सन है, जो अक्यूज्ड है, क्या वो मना कर सकता है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं जाएगा ऑन दिस ग्राउंड की आर्टिकल 23 का आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 का वायलेशन है? और क्या वॉइस सैंपल सेक्शन 53 में दिया जा सकता है? सेक्शन 53 सीआरपीसी के एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड किया जा सकता है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ वायर्स ऑफ सेक्शन 53A ऑफ सीआरपीसी? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेक्शन 53 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं आज की डिस्कशन में दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन 53 के ऊपर है, सेक्शन 53 और 53A से रिलेटेड जो एग्जाम्स में आते हैं, और दूसरा क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा कि डिस्चार्ज क्या है, एक्विटल क्या है, और डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस क्या है। तो ये दो क्वेश्चन वन बाय वन में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो सेक्शन 53 को डिस्कस कर रहा हूं कि क्या सेक्शन 53 वॉयलेटिव है आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या अरेस्टेड पर्सन या अक्यूज्ड मना कर सकता है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं जाएगा ऑन दिस ग्राउंड कि उसका जो फंडामेंटल राइट है उसकी वायलेशन हो रही है? और इस क्वेश्चन को आंसर मैं सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट से करने की कोशिश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दो जजमेंट्स में इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, जो लॉ है, उसको लेट डाउन किया है। फर्स्ट वन इज जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगाड़ू। ये सुप्रीम कोर्ट की 11 जज बेंच की जजमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगढ़, OGHAD, ओगाड़ू नहीं, ओगढ़ लिखते हैं, काठी कालू के आगे ओगढ़ है, OGHAD, राइट। ये सुप्रीम कोर्ट की 11 जज बेंच की जजमेंट है। और दूसरी जजमेंट जो मैं डिस्कस करूंगा वो है अनिल लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसको डिस्कस करके मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि सेक्शन 53 और 53A क्या है। और दूसरे भी कुछ केसेस जो इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसको तीन पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन 53 सीआरपीसी क्या है और आर्टिकल 23 क्या है, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। उसके बाद मैं आपको केस लॉ से डिस्कस करके ये बताऊंगा कि ये वॉयलेटिव है या नहीं है, और अगर नहीं है तो ये किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे डील किया है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि वॉइस सैंपल इसके एक्सप्लेनेशन में आ सकता है या नहीं, मैजिस्ट्रेट वॉइस सैंपल के लिए ऑर्डर दे सकते हैं या नहीं, तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये तीन चार क्वेश्चंस जो भी इससे रिलेटेड हैं वो सारे ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लें कि सेक्शन 53 क्या कहता है। तो सेक्शन 53 ये कहता है कि जब कोई पर्सन अरेस्ट किया गया और जो अरेस्ट किया गया है तो नेचुरली पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है, और पुलिस ऑफिसर को एक रीजनेबल ग्राउंड्स है कि इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन अगर कराई जाती है तो उससे कुछ एविडेंस मिल सकता है। तो वो उस रीजनेबल ग्राउंड्स के आधार पर वो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए ले जाता है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास। तो ये नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। इसको आप जब सेक्शन 53 को रीड करेंगे तो आपको मिलेगा कि सब इंस्पेक्टर रैंक से कम का नहीं होना चाहिए वो, और या फिर कोई और पर्सन जो उसको गुड फेथ में जो उसकी हेल्प कर रहा हो, तो वहां पर वो लॉफुल है। इट शैल बी लॉफुल फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्टिंग एट द बिहेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर not below the rank of sub inspector to conduct a medical examination उस accused person का। यहां पर ध्यान रखना कि सेक्शन 53 में जो बात की जा रही है वो एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड की बात की जा रही है। यहां पर ये देखो वर्ड अक्यूज्ड है ना, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो ये सेक्शन 53 कहता है। तो मेडिकल पर्सन वो एग्जामिन कर सकता है गुड फेथ में पुलिस के कहने के बाद। तो यहाँ पर ये जो भी है उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो उसमें सारा कुछ आता है, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड स्टेन, सीमेन, स्वॉब, सेक्सुअल ऑफेंसेस, सप्टम, ये सारे ही इसमें आ जाते हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट है इंक्लूडिंग डीएनए प्रोफाइलिंग, सच अदर टेस्ट व्हिच आर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थिंक्स नेसेसरी फॉर दिस
पर्पस। अगर कोई विमेन है, तो अगर कोई पर्सन इज टू बी एग्जामिन्ड इज अ विमेन, तो दैट एग्जामिनेशन शैल बी मेड और अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड लेडी मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो रजिस्टर्ड लेडी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगी उसके सुपरविजन में करेंगे। तो ये आपका कहता है सेक्शन 53। तो नेचुरली सेक्शन 53 जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सेक्शन 53 का ऑब्जेक्ट ये है कि जो इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है उसको फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि नेचुरली वहां पर एक बिलीफ है, एक रीजनेबल ग्राउंड्स है कि अगर इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है अक्यूज्ड की, तो उससे कुछ निकल कर आएगा, उसके ब्लड से, ब्लड स्टेन से, सीमेंस से, जो भी है उसके सैंपल से, हेयर सैंपल से कोई उसको लिंक मिलेगा, जो भी कलेक्शंस हुई हैं, जो वहां पर जो मिले हैं उससे उसको मैच कराया जाता है बाद में। तो कहने का मतलब है कि ये तभी इफेक्ट में आता है जब एक रीजनेबल ग्राउंड होता है पुलिस ऑफिसर को कि वो बोनाफाइडली वो अक्यूज्ड की मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहता है, तो वहां पर उसको करा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें एग्जामिनेशन कोई रेस्ट्रिक्टिवली कन्फाइंड है जो उसके बॉडी के ऊपर दिख रहा है, ऐसा नहीं है इसमें। इसलिए सारे एक्सप्लेनेशन में इसमें ऐड कर दिए गए हैं अमेंडमेंट से, ताकि इस बात पर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो ये हो गया आपका सेक्शन 53 जो सीआरपीसी का है। अब आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 को देखो, वो क्या कहता है। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 ये कहता है, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be a witness। तो यहां पर जो आपको ध्यान देना है वो है आपका to be a witness वर्ड के ऊपर। जो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 को जब आप 53 से कोरिलेट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको इस आर्टिकल के ये जो फ्रेज है टू बी अ विटनेस, इस पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जो चैलेंज किया जा रहा है 53 में, वो भी इसी ग्राउंड पर कर रहे हैं कि वहां पर जब अक्यूज जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि व्हाई एन अक्यूज्ड पर्सन व्हाई एन अरेस्टेड पर्सन नॉट रेसिस्ट अगेंस्ट हिज मेडिकल एग्जामिनेशन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं रिलेटेड टू ऑन सेक्शन 53 ऑफ सीआरपीसी। तो यहां पर यही बात आपको फोकस करना है, यहां पर टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट है कि उसको विटनेस उसके अगेंस्ट वो ना हो। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले डील किया है, सबसे पहले तो नहीं कह सकते, मतलब वैसे तो काफी बार इसको डिस्कस किया गया है, बट जो इसके ऊपर जो रेशियो है जो 11 जज बेंच की, उसको काफी सारी जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने फॉलो किया है। वो जजमेंट है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओघर। ये जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, ये इसको मैं डिस्कस करता हूं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इस जजमेंट में क्वेश्चन क्या था। तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओघर, इसमें क्वेश्चन ये था, एडमिसिबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन राइटिंग इन व्यू ऑफ आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3। बाद में सेक्शन 311 ए ऐड करके इसको इंक्लूड कर दिया गया है, ये भी मैं आपको बता दूं 311 ए से। तो यहां पर ये जब जजमेंट आई थी उस वक्त ये क्वेश्चन था कि क्या स्पेसिमेन राइटिंग्स जो है वो एडमिसिबल है इन व्यू ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ा इसको एक्सप्लेन करा है, बड़ी क्लियरली लुसेडली उसको एक्सप्लेन करा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, टू बी अ विटनेस, क्योंकि ये वर्ड यूज किया गया है ना यहाँ पर, टू बी अ विटनेस। आर्टिकल 20 में जब आप देखेंगे तो टू बी अ विटनेस लिखा गया है, टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस बने। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इस जजमेंट में, टू बी अ विटनेस इज नॉट इक्विवेलेंट टू फर्निशिंग एविडेंस। टू बी अ विटनेस is not equivalent to furnishing evidence in its widest significance, including not merely making an oral or written statement, that is to say, as including not merely making of oral or written statements, but also production of documents or giving materials which may be relevant at a trial to determine guilt or innocence of accused। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि थंब इंप्रेशन देना
या फुट इंप्रेशन देना, या पाम की इंप्रेशन देना, हथेलियों की, या फिंगर्स इंप्रेशन देना, या स्पेसिमेन राइटिंग्स देना, या कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी को दिखाना या आइडेंटिफाई कराना, ये सारी बातें नहीं इंक्लूडेड हैं टू द इन द एक्सप्रेशन टू बी अ विटनेस। टू बी अ विटनेस, ये जो एक्सप्रेशन है आर्टिकल 20 में, इसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्यों? टू बी अ विटनेस मीन्स इम्पार्टिंग नॉलेज इन रेस्पेक्ट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स बाय ओरल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इन राइटिंग मेड और गिवन इन द कोर्ट और अदरवाइज। To be a witness means imparting knowledge in respect of relevant facts by oral statement or statement in writing made or given in court or otherwise। तो यहाँ पर इसमें ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो प्रोहिबिशन है, जो मनाही है, जो आर्टिकल 20 में जो बात कही गई है, वो कब आता है एप्लीकेशन में? वो तब आता है जब जो उसकी टेस्टिमनी है, जो उस गवाह ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी है। उसको सेल्फ इंक्रिमिनेटरी कहने का मतलब है उसको खुद को फंसाने वाला है, या फिर वो ऐसा है कि उसकी उस स्टेटमेंट की या वो जो वो बता रहा है, जो उसकी टेस्टिमनी है, उसकी टेंडेंसी है कि वो उसको फंसाएगा, इंक्रिमिनेट करेगा। तो यहां पर इसी केस में चीफ जस्टिस जो बीपी सिन्हा थे, मैं यहाँ पर आपसे केस शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी टेक्निकली मैं भी इतना साउंड नहीं हूँ कि कैसे ये दो यहाँ पर दो स्क्रीन को मैं शेयर कर पाऊँ, और अगर अलग अलग करके करता हूँ तो इतना टाइम टेकिंग हो जाएगा, फिर वो वीडियो मुझे एडिट करनी होगी और फिर मेरे पास पॉसिटी ऑफ टाइम है, मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाऊंगा। मैं एज इट इज ही वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही मैं अपलोड करूंगा। सो आप इसको अपलोड करके आप इसको देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं इस जजमेंट को। ओके और मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि मैं धीरे बोलूं ताकि आप उसको एक पॉइंट, एक बुलेट नोट्स की तरह आप बना सकें जब एग्जाम में आप डील करें। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इस व्हाट एग्जैक्टली आई वाज सेइंग कि चीफ जस्टिस बीपी सिन्हा ने एक्सप्लेन करते हुए इसमें ये कहा कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन, क्योंकि आर्टिकल 20 इसलिए दिया गया है कि सेल्फ इंक्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, मतलब एक्यूज्ड ऐसा कुछ स्टेटमेंट जो टेस्टिमनी में उसको छूट मिली है, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो ऐसा कुछ ना भी कह सकता है जो उसको खुद को फंसाने वाला हो, क्योंकि नेचुरली वो तो खुद को बचाने वाले स्टेटमेंट्स देगा। तो यहाँ पर इसमें लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर इस जजमेंट में क्या कहा गया कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जब आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करते हैं तो यहां पर इट मस्ट मीन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन पर्सनल नॉलेज ऑफ पर्सन गिविंग द इंफॉर्मेशन, पर्सनल knowledge of person giving the information, and cannot include merely the mechanical process of producing documents in court which may throw a light on any points in controversy। a very very important line। मैं दोबारा से आपको बताता हूं ये क्या कह रहा है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहने का मतलब ये नहीं है, वहां पर उसका मतलब है कि जो उसके पर्सनल नॉलेज या उसको इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर वो कह रहा है। ऐसा नहीं है कि सेल्फ इंक्रिमिनेटरी वो सारे भी हो जाएंगे जो कि मैकेनिकल प्रोसेस से कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है कोर्ट में, जिससे कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट में उस केस को मजबूत बनाया जा सके, तो वहां पर वो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर इस केस में यही डील भी कर रही थी सुप्रीम कोर्ट कि एडमिसिबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन राइटिंग को इन व्यू ऑफ आर्टिकल 20, क्या ये वायलेटिव है आर्टिकल 20 का या नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे फर्दर हेल्ड किया है इसी केस में, in order that a testimony by accused person may be said to have been self-incriminatory, compulsion of which comes within the prohibition of constitutional provision, it must be of such character that by itself it should have the tendency of incriminating accused, if not also actually doing so। मतलब इन अदर वर्ड्स अगर आप समझें इसको तो क्या कहने का मतलब है कि वो वैसा स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि केस बना रहा है वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट, कम से कम ऐसा उससे पता लगना चाहिए। जो स्पेसिमेन हैंडराइटिंग है ये यहाँ पर सिर्फ एक मटेरियल है जो कि कंपैरिजन के लिए यूज किया जाएगा, कोर्ट को ये एश्योरेंस दिलाने के लिए यूज किया जाएगा कि जो इन्फ्रेंस है वो इस आधार पर बनाया गया है। तो ये एविडेंस यहाँ पर रिलायबल है, ये ना तो ओरल एविडेंस है
ना ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बल्कि ये थर्ड कैटेगरी की मटेरियल एविडेंस से बिलोंग करते हैं, जो कि आउटसाइड लिमिट ऑफ द टेस्टिमनी है, जो अक्यूज्ड की टेस्टिमनी है इसकी एम्बिट में नहीं आता है, इसकी लिमिट में नहीं आता है, ये उससे बाहर आता है। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि ये स्पेसिमेन हैंडराइटिंग जो है यहाँ पर ये वायलेटिव नहीं है आर्टिकल 20 का, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। और फिर बाद में सीआरपीसी की जो अमेंडमेंट हुई उसमें सेक्शन 311 ए ऐड कर दिया गया, जिससे कि मैजिस्ट्रेट जहां पर इंपावर्ड हैं टू ऑर्डर टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर, वहां पर वो उसको ऑथराइज्ड कर दिया गया। तो ये वहां पर स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू में स्पेसिमेन हैंडराइटिंग को लेकर और आर्टिकल 20 को लेकर 20 के प्रोविजंस को कि कहां पर वो इनके सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग होगा, क्या उसमें इंक्लूड है क्या नहीं है, तो उसके आधार पर वहां पर ये डिसाइड किया गया था। अब आ जाओ इस केस के ऊपर जो सेक्शन 53 है। अब स्पेसिफिकली यहां पर आ जाओ सेक्शन 53 के ऊपर कि क्या मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा अक्यूज्ड की एग्जामिनेशन क्या वॉयलेटिव है आर्टिकल 20 की। तो इसको आंसर किया था अनिल लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सच मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट आर्टिकल वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Such medical examination is not violative of Article 20 or sub-article 3 of Constitution, as it would not amount to compelling the arrested person to be witness। और वही जजमेंट रिलाई की गई थी स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू को। तो कहने का मतलब टू बी विटनेस, ये टू बी विटनेस एक्सप्रेशन आप याद रखना, क्योंकि ये आर्टिकल 20 में भी है जब आप इसको डील करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो वहां पर भी ये कह रहा है कि एज इट वुड नॉट अमाउंट टू कंपेलिंग द अरेस्टेड पर्सन टू बी विटनेस, सिर्फ इस बात के आधार पर कि उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन हो गई, ये नहीं कहा जा सकता है कि उस अक्यूज्ड उसको टू बी विटनेस के बन होने के लिए उसको कंपेल किया जा रहा है टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसमें कोर्ट ने यह भी कहा था इस केस में कि अगर मान लो कि कोई अक्यूज्ड पर्सन बेल के ऊपर है, तो क्या बेल के ऊपर होने से भी क्या होता है, क्या उसकी उसकी नहीं हो सकती है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें इस क्वेश्चन को भी आंसर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इवन इफ अक्यूज्ड पर्सन इज ऑन बेल, he is still a person arrested on charge of committing an offense as contemplated by section 53। वहां पर भी वो पर्सन अरेस्टेड की कैटेगरी में आएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 53 में। क्यों ऐसा क्यों होता है, वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जब कोर्ट से अगर किसी को बेल मिलती है तो वो नोशनली वो कोर्ट की कस्टडी में ही होता है थ्रू द स्यूरिटी जमानती के आधार पर वो होता है वहां पर। तो कहने का मतलब है कि अगर वो बेल के ऊपर भी है, अरेस्टेड पर्सन है, अक्यूज्ड है, वो बेल के ऊपर भी है, जमानत के ऊपर भी है, तो भी उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 53 ऑफ सीआरपीसी हो सकती है और ये वॉयलेटिव नहीं होता है आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कोर्ट ने अनिल लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये कहा कि जो ये एग्जामिनेशन है, जो ये मेडिकल एग्जामिनेशन है अक्यूज्ड की, ये पार्ट एंड पार्सल है इन्वेस्टिगेशन का। ये पार्ट एंड पार्सल है किसका, इन्वेस्टिगेशन का। ये पुलिस की पावर है कि वो अक्यूज्ड को मेडिकल एग्जामिन कर सकता है इवन आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अगर चार्ज फ्रेम भी हो गया है तो उसके बाद भी वहां पर हो सकती है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये सेक्शन 53 जो है ये वॉयलेटिव नहीं है आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब जैसे देखो अभी एक 2016 में एक जजमेंट आई थी केएस पुत्तुस्वामी की, केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, राइट ऑफ प्राइवेसी के ऊपर 2016 की जो जजमेंट थी 9 जज बेंच की। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट एज एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट एज एब्सोल्यूट एंड बट मस्ट bow down to compelling public interest। तो यहां पर भी आप अगर आप देखेंगे 53 को, तो यहां भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए किया जा रहा है कि केस को सपोर्ट मिल सके, एविडेंस मिल सके, कोई एविडेंस निकल कर आ जाए उससे। तो यहां पर भी ये राइट ऑफ प्राइवेसी या आर्टिकल 20 ये जो क्लेम है इसको यहां पर इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये अनिल लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र की केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेट डाउन किया था। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 53 ए सीआरपीसी को भी चैलेंज किया गया था।
53A आपका है जहां पर जो रेप अक्यूज्ड के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है जो अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। 53A आप जब देखेंगे सीआरपीसी में तो वहां भी ये क्वेश्चन था कि अगर मान लो कि उसको पुलिस ऑफिसर मिसयूज करती है तो उसके उसके आधार पर उसको चैलेंज किया गया था। तो उसमें डिफरेंट, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज ऑफ अ प्रोविजन, mere possibility of abuse of a provision which is otherwise intra-virus is not sufficient to declare such provision unconstitutional. अगर एक प्रोविजन अगर वो इंट्रावायरस है तो उसको सिर्फ इस ग्राउंड पे कि पुलिस उसको मिसयूज कर लेगी या कोई और उसको अथॉरिटी जिनको जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है वो उसको मिसयूज करेगी तो इसलिए उसको अल्ट्रावायरस डिक्लेयर कर दिया जाए, नो, उसको अल्ट्रावायरस डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। अगर मान लो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये भी बताया कि अगर मान लो कि पुलिस की पावर कई कई उसमें उसमें कुछ केसेस आए जिसमें कोर्ट के सामने ये मसला था कि क्या पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म नहीं कर देना चाहिए अक्यूज्ड को कि उसके मेडिकल एग्जामिनेशन नेसेसरी है। तो वहां पर तो इसमें कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं हो सकता कि पुलिस ऑफिसर ने उसको इन्फॉर्म करना है या उसको अलार्म करना है, क्योंकि उससे अक्यूज्ड अलर्ट हो जाएगा, उससे वो अक्यूज्ड माइट हैम्पर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अगर अक्यूज्ड को इस बारे में पता लग जाए, इफ अक्यूज्ड इज अवेयर ऑफ द सेम, तो यहाँ पर भी कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। तो इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसको अपहेल्ड कर दी गई, ये अल्ट्रा वायरस नहीं है, ये सेक्शन 53 और सेक्शन 53A ऑफ सीआरपीसी दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं, राइट। अब इससे एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपसे पूछा था कि वॉइस सैंपल के बारे में, कि वेदर वॉइस सैंपल्स कैन बी इंक्लूडेड इन द फ्रेज सच अदर टेस्ट। यहां पर देखो है ना लिखा हुआ सच अदर टेस्ट, ये देखो यहाँ सच अदर डीएनए प्रोफाइलिंग एंड सच अदर टेस्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन को देखो, सच अदर टेस्ट ये वर्ड यूज किया है। तो ये क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वेदर वॉइस सैंपल कैन बी इंक्लूडेड इन द फ्रेज सच अदर टेस्ट अपीयरिंग इन एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 53, क्या वॉइस सैंपल उसमें आता है। तो ये अभी रिसेंट जजमेंट है रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की, 2019 की जजमेंट है ये, रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं, उसकी जो रेशियो थी वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें भी ये जो जजमेंट्स हैं स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू उगाड़ू ओगड़, इसको डिस्कस किया गया 11 जज बेंच की। और इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि जब तक एक एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं आ जाता है सीआरपीसी में वॉइस सैंपल से रिलेटेड, पार्लियामेंट अगर उसको नहीं ला देती है, तो वॉयलेटिव का तो क्लियर हो गया था, वो दो क्वेश्चन थे उसमें कि वॉयलेटिव है या नहीं, तो उस पर तो क्लैरिटी थी बिल्कुल कि आर्टिकल 20 की वॉयलेशन नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या मैजिस्ट्रेट इंपावर्ड हैं, क्या मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं वॉइस सैंपल के बारे में, वॉइस सैंपल के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये वॉइस सैंपल नहीं लिखा हुआ है, क्या सच अदर टेस्ट में वॉइस सैंपल आता है, मैजिस्ट्रेट की अथॉरिटी है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब तक वहां पर उसको अथॉरिटी नहीं दे दी जाती है तब तक उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मस्ट बी कंसीडर्ड द पावर टू ऑर्डर अ पर्सन टू गिव अ सैंपल ऑफ हिज वॉइस फॉर द पर्पस ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन। सच पावर, ये लास्ट लाइन इसकी मैं जो रेशियो है इंपॉर्टेंट लाइन ये मैं आपको पढ़ देता हूं, आप ध्यान से सुन लें। सच पावर हैज टू बी कन्फर्ड ऑन मैजिस्ट्रेट by a process of judicial interpretation and in exercise of jurisdiction vested under article 142 of the constitution। मींस ये मैजिस्ट्रेट के ऊपर ये छोड़ दिया गया कि मैजिस्ट्रेट ने यहाँ पर डिसाइड करना है कि वो उसमें मतलब उस केस में वॉइस सैंपल को उसको दिया जाए, ऑर्डर दी जाए या नहीं दी जाए। तो ये पावर उसके ऊपर दे दी गई ऑफ बाय प्रोसेस ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, राइट। तो कहने का मतलब है इसमें ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट के ऊपर ये नहीं कहा कि हाँ वॉइस सैंपल भी आता है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड में, इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर, सच अदर टेस्ट के अंदर, लेकिन वहां पर उन्होंने स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू को डिस्कस करते हुए और जो दूसरे केसेस थे उनको डिस्कस करते हुए ये कह दिया कि वो वहां पर इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। तो ये था आपका सेक्शन 53 एंड सेक्शन 53A ऑफ सीआरपीसी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा वो है अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो फॉर मेंस एग्जाम,
that is discharge, acquittal and difference between discharge and acquittal, right? तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर लूं स्क्रीन में जो सेक्शंस इससे रिलेटेड हैं वो। तो सबसे पहले आ जाओ, मैं एक एक करके आपसे सारे सेक्शंस आपसे मैं पहले मैं बता देता हूं आपको कि डिस्चार्ज के प्रोविजंस कहाँ कहाँ हैं और एक्विटल के प्रोविजंस कहाँ हैं, डिस्चार्ज क्या होता है, एक्विटल क्या होता है, और फिर मैं उसके साथ साथ ही आपको फिर मैं डिफरेंस भी बता दूंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिस्टिंक्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिस्चार्ज है क्या, कहाँ कहाँ इसके बारे में बात की जा रही है सीआरपीसी में, कौन कौन से प्रोविजंस हैं डिस्चार्ज से रिलेटेड, कौन कौन से प्रोविजंस हैं एक्विटल से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उसके डिफरेंसेस भी उसको आपको मैं बता दूंगा। आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक्चुअली मैं इसको लैपटॉप से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, तो ये साथ साथ ये जो मैंने लिखा है केस लॉ ये भी नीचे आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। अब इसको डिलीट करने की मैं कोशिश करता हूँ पहले। एनीवेज देखो, कई प्रोविजंस हैं डिस्चार्ज से रिलेटेड, हो सकता है शायद आपने अगर फोकस ना किया हो तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला प्रोविजन जो मैं आपको बता रहा हूं, फिर सेक्शन 123 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 123 में देखो, पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजन्ड फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। अब आप कहोगे कि यहाँ पर इसमें डिस्चार्ज की बात कहाँ हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेक्शन 123(1) को जो आप रीड करते हैं तो यहाँ पर ये कहा गया है, इसको मैं बता देता हूँ आपको ब्रीफ में, कि जहां बॉन्ड देने के लिए ऑर्डर पास किया गया है बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, तो वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं या सीजेएम हैं वो डिस्चार्ज कर सकते हैं, उस पर्सन को जो कि जिसको जिसको सजा दी गई है फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। अगर उसकी ओपिनियन में ऐसा है कि उसने वो हजार्ड नहीं है कम्युनिटी के, तो वहां पर उसको रिलीज किया जा सकता है। देखो आप इसको रीड करोगे तो ये कह रहा है ना, वेन एवर अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन द केस ऑफ एन ऑर्डर बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ दैट एनी पर्सन इम्प्रिजन्ड फॉर गिविंग फेलिंग may be released without hazard to the community or to any person, he may order such person to be discharged। तो वैसे जो डिस्चार्ज और एक्विटल दोनों ही हम समझते हैं, तो कहने का मतलब इसमें इससे ये पता तो आप लगता है हमें कि रिलीज किया जा रहा है अक्यूज्ड को। दोनों ही, एक्विटल भी अगर होती है तो वहां भी रिलीज किया जाता है, डिस्चार्ज भी अगर होता है तो वहां भी रिलीज करते हैं। अगर वो जेल में है तो उसको जेल से बाहर उसको जान जाता है, वो उसको मुक्ति मिली वहां पर उसको, क्या कहते हैं एक्विटल को हिंदी में, मुक्ति नहीं कहते, मुक्ति तो दुनिया से जाने के बाद मिलती है। एनीवेज तो यहाँ पर ये डिस्चार्ज का जो फर्स्ट प्रोविजन, मैं आपको शॉर्ट में मैं आपको पहले प्रोविजंस बता देता हूँ सारे, फिर सो दैट फिर मैं आपको डिस्कस कर लूंगा कि इसमें होता क्या है। तो ये जो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज यहाँ 123 में भी पास किया जा सकता है। यहाँ पर जो भी कंडीशंस उसमें लगाए जाएंगे, उस कंडीशंस के नीचे आप नीचे के सेक्शंस में पढ़ेंगे, प्रोविजो में लिखा हुआ है कि जो भी कंडीशंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो उसको इम्पोज किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द कंडीशन अपॉन विच अ कंडीशनल डिस्चार्ज इज मेड, राइट। अब आ जाओ इसमें सेक्शन 227 के ऊपर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 227। सेक्शन 227 में हमने ये पढ़ा है कि जब ट्रायल स्टार्ट होती है, ट्रायल शुरू होती है, तो चार्ज फ्रेम होने से पहले, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, चार्ज फ्रेम होने से पहले एक मौका मिलता है कि अपना एक पक्ष रखा जाए। और इनिशियल स्टेज ऑफ द ट्रायल में, चार्ज फ्रेम होने से पहले, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, वहां पर एक मौका मिलता है अक्यूज्ड को कि वो कोर्ट को बता सके कि उसने जो उसके अगेंस्ट कोई प्राइमा फेसाई कोई एविडेंस नहीं है, उसको फंसाया गया है, कोई तथ्य नहीं है, जो भी पुलिस ने रिपोर्ट बनाई है, चार्जशीट है, जितना भी जो भी इसमें इससे रिलेटेड जो भी एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, तो वहां पर उनमें वो प्राइमा फेसाई उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं बनता है। अगर ये कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाता है, अगर कोर्ट इस अक्यूज्ड के इस प्लीडिंग से सेटिस्फाई हो सकती है,
तो यहाँ पर ये 227 जो है, ये देखो आपको लिखा हुआ भी है डिस्चार्ज, यहाँ पर 227 में डिस्चार्ज। तो यहाँ पर जब उस रिकॉर्ड्स को देखने के बाद, उस अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, दोनों को सुनती है, अक्यूज्ड को भी सुना, प्रोसिक्यूशन को भी सुना, अगर यहाँ पर जज को ऐसा लगता है, अगर जज को ऐसा लगता है कि कोई ग्राउंड नहीं है इनिशियल स्टेज ऑफ द ट्रायल, वहां पर वो कोई मेरिट के ऊपर नहीं जा रही है, कोर्ट मेरिट के ऊपर नहीं जा रही है, यहाँ पर चार्ज फ्रेम होने से पहले अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रोसीड किया जाए, तो वहां पर वो क्या करेगा, अक्यूज्ड को वहीं उसी स्टेज के ऊपर डिस्चार्ज कर देगा और वहां पर अपना एक रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि क्यों उसने, कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज करा है। इसमें मैं एक दो जजमेंट आपको सुप्रीम कोर्ट की बता दूं। एक जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ल कुमार, 1979 की जजमेंट है। वहां पर भी उसके बाद वहां उस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ल कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग whether there is a sufficient ground for proceeding against accused, court possesses a comparatively wider discretion to determine question whether material on record, if unrebutted, is such on which conviction can be said to be reasonably possible। मतलब एक टेस्ट है, समझो कि जब कोर्ट्स के सामने डॉक्यूमेंट्स आए, केसेस आए, एफआईआर, चार्जशीट, टेस्टिमनी, जितने भी जो भी पुलिस ने फाइल करा, जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद निकल कर आया, कोर्ट को लगा कि इससे कन्विक्शन के लिए नहीं हो सकती, यहाँ पर जो चार्जेस इसके अगेंस्ट बनाए गए हैं, इसके अगेंस्ट जो चार्ज फ्रेम किए जाएंगे, तो यहाँ पर कन्विक्शन इज, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्विक्शन इज रिमोट। कोई ऐसी बात, यहाँ पर देखो एक टेस्ट और लेट डाउन किया गया था, एक जजमेंट में आपको बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, पी विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, पी विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने पी विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की जो जजमेंट थी, ये मैं लिख देता हूं आपको, पी विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, पी विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की जजमेंट में भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मान लो दो व्यूज पॉसिबल हैं, जब कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट्स आए, केस आया मैजिस्ट्रेट के सामने, तो वहां पर अगर दो व्यूज पॉसिबल हैं, दो संभावना बनती है कि क्या ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, इसके अगेंस्ट चार्ज, इसके अगेंस्ट बनता है, ये इसकी कन्विक्शन हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर जहां पर दो व्यूज पॉसिबल हैं और एक व्यू सस्पिशन को रेज करता है और दूसरा व्यू ग्रेव सस्पिशन को रेज करता है, सस्पिशन और ग्रेव सस्पिशन, ध्यान से समझना, जब एग्जाम में भी आप एक्सप्लेन करते हैं, आंसर लिखते हैं, तो वहां पर आपकी जो राइटिंग स्किल है वो ऐसे पॉइंट्स को निकाल सकती है, ऐसे पॉइंट्स को ले सकती है मेंस में, क्योंकि मेंस में आपको डिटेल क्वेश्चंस लिखने, डिटेल आंसर्स लिखने होते हैं, कई बार उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वहां पर आपने ये याद रखना है कि जहां पर दो व्यूज पॉसिबल हैं, एक व्यूज गिव्स राइज टू सस्पिशन ओनली और दूसरी व्यूज वो ग्रेव सस्पिशन है, तो वहां पर क्या है कि ट्रायल जज will be empowered to discharge the accused, and at the stage he is not to see whether trial will end in conviction or acquittal. If two views are possible and one of them gives rise to suspicion only, as distinguished from grave suspicion, as distinguished from grave suspicion, trial judge will be empowered to discharge the accused, and at this stage he is not to see whether trial will end in conviction or acquittal। कहने का मतलब है कि जज को सिर्फ पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं करना है कि उसने केस आया, पुलिस रिपोर्ट आई, चार्ज फ्रेम कर दिया, ऐसा नहीं है। वहां पर जज ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है और वहां पर उसमें वहां पर कंक्लूजन में आना है कि क्या केस ऑफ ट्रायल मेड आउट बाय द प्रोसिक्यूशन, क्या प्रोसिक्यूशन ऐसा केस लेकर आई है जिसमें ट्रायल होना चाहिए, जिसकी ट्रायल हो सकती है। अगर वहां पर कोर्ट को अगर संदेह है तो कोर्ट वहां पर उसको डिस्चार्ज कर सकती है। यहां पर ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज शुड बी सपोर्टेड बाय रीजंस, क्योंकि 227 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो रीजंस से सपोर्ट होना चाहिए, वहां पर वो अक्यूज्ड किस आधार पे उसको डिस्चार्ज किया गया है। ठीक है, तो ये आपका 227 है। इसके बाद दो प्रोविजन मैं बता देता हूं, मैं उसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है।
239 और 245, तो ये आप दोनों ही सेक्शंस आप याद रख लें, सेक्शन 239 और 245। 239 आपका वारंट केस के ऊपर है, जहां पर इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, वहां पर कैसे होता है, और 245 है आपका जहां पर वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो ये दो प्रोविजंस हैं यहाँ पर 239 और 245 के भी, राइट। तो ये थे आपके रिलेटेड, आपके मैंने प्रोविजंस आपको बताए डिस्चार्ज के ऊपर। अब आपको एक्विटल से रिलेटेड भी प्रोविजंस बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा, या फिर एक काम करता हूं मैं साथ साथ ही इसके डिफरेंसेस डिस्कस करता हूं, डिस्टिंक्शन को, और उसके साथ ही मैं प्रोविजंस भी आपको बता दूंगा मैं इसमें। अब समझो डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल, क्या डिफरेंस है दोनों में ही? तो कहते हो दोनों में ही कोर्ट की ऑर्डर है रिलीज कर देने की। तो एक्विटल कहने का मतलब है, व्हेन यू से एक्विटल, इट मींस लीगली फ्रीइंग द अक्यूज्ड आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द एविडेंस इन द कोर्ट। मतलब कोर्ट में, यहां पर देखो ये डिस्चार्ज कब हो रहा है, चार्ज फ्रेम होने से पहले हो रहा है, लेकिन एक्विटल कब होगी, जब प्रोसिक्यूशन की भी एविडेंस आ गई, डिफेंस की भी एविडेंस आ गई, सारा कुछ हो गया, कोर्ट ने सब कुछ सुन लिया, उसके बाद रिकॉल करना है तो रिकॉल कर लिया, उसकी एग्जामिनेशन होनी है तो वो भी हो गई। सब कुछ होने के बाद, जब सारे एविडेंस को देखने के बाद, जब अक्यूज्ड को रिलीज किया गया, जब उसको फ्री किया गया लीगली, तो उस केस में वहां पर वो एक्विटल हो जाएगा। अब पूछो, अब डिस्चार्ज क्या है? डिस्चार्ज है लीगल ऑर्डर ऑफ रिलीज व्हेन प्राइमा फेसाई देयर इज नो ग्राउंड। शुरू में प्राइमा फेसाई कोई, मैंने जैसे अभी डिस्कस किया था मैंने आपसे, कोई ग्राउंड नहीं मिला, तो वहां पर क्या किया गया, एक्विटल हो गई। अब यहां पर आप कहोगे कि क्या एक्विटल पर, जो एक्विटेड पर्सन है उसको रीअरेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और जो डिस्चार्ज पर्सन है उसको रीअरेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? ये दोनों ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कि जो एक्विटेड पर्सन है, जो एक्विटेड पर्सन है उसकी सेकेंड ट्रायल नहीं होगी। जो एक्विटेड पर्सन है उसकी सेकेंड ट्रायल नहीं होगी अगर उसी ऑफेंस, सेम ऑफेंस के ऊपर है, या फिर डिफरेंट ऑफेंस है लेकिन सेम फैक्ट है, फॉर विच डिफरेंट चार्जेस फ्रॉम द वन मेड अगेंस्ट अक्यूज्ड माइट हैव बीन बेड अंडर सेक्शन 221 ऑफ सीआरपीसी। तो वहां पर जो एक्विटल है वो रिस्ट्रेन करती है सेकेंड ट्रायल को। वहां पर जो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो रिलीज्ड पर्सन है, जब उसको एक्विटल हो गई है तो रिलीज्ड पर्सन को री अरेस्ट नहीं कर सकते हैं ऑन द सेम ग्राउंड्स, लेकिन जो डिस्चार्ज पर्सन है, जिस पर्सन को डिस्चार्ज किया गया है, उसको री अरेस्ट किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट फ्रेश प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है अगर कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल अगर मिल गया, उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गया। तो क्योंकि एक्विटल तो, डिस्चार्ज में तो मौका ही नहीं मिला था एविडेंस को देखने का, एक्विटल में तो मौका मिला पूरा कोर्ट को। तो अगर कोई नया मटेरियल आ गया, कोई नया एविडेंस आ गया, तो वहां पर डिस्चार्ज में जो केस है, जो फ्रेश प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो सकती है, उसको दोबारा से री अरेस्ट भी किया जा सकता है, राइट। तो ये दूसरा पॉइंट था आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका डिस्चार्ज और एक्विटल में, कि अब जो एक्विटल है वो आपका होगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद, जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा उसके बाद ही एक्विटल होगा। लेकिन डिस्चार्ज जो है ये होगा आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले। एक्विटल की ऑर्डर कब होती है? जब अक्यूज्ड की इनोसेंस प्रूव हो गई आफ्टर फुल इंक्वायरी इन जुडिशियल प्रोसेस। लेकिन डिस्चार्ज कब ऑर्डर होगा? जब कोई प्राइमा फेसाई नहीं एविडेंस मिला, तो उस केस में डिस्चार्ज होगा। होल्ड ऑन फॉर सेकंड। अब यहां पर एक्विटल से रिलेटेड एक प्रोविजन आपको बता देता हूं, वो है सेक्शन 232 सीआरपीसी, जिसको आप देख सकते हो 232 को। 232 क्या कहती है कि अगर एविडेंस को देखने के बाद, ऑन द इवोल्यूशन ऑफ एविडेंस व्हिच इज रिसीव्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड, where judge believes that there is no solid proof which indicate that the accused has committed the offense, in that case judge may order acquittal under section 232
2 ऑफ सीआरपीसी। फिर 233 ऑफ सीआरपीसी भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी है आफ्टर कंसिडरिंग एविडेंस लेड बाय बोथ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस कोर्ट में अक्विट अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 233 सीआरपीसी। तो ये दोनों ही प्रोविजन 232 233 ये दोनों ही प्रोविजन एक्विटल से रिलेटेड है। ये देखो 232 एक्विटल, 233 भी एक्विटल। when where the accused is not acquitted under section 232 he shall be called upon to enter his defense and adduce any evidence if the accused applies, है ना। जज में ऑर्डर, तो यहाँ पर भी अगर वहां पर उसको कोई अगर एविडेंस देखने के बाद तो उस जो भी एविडेंस वहां पर दिए गए हैं तो वहां उसके बाद भी एक्विटल हो सकती है। तो एक्विटल क्या है, जो आप अगर कंक्लूड करेंगे तो एक्विटल इज अ वर्डिक्ट इन अ क्रिमिनल केस। एक निर्णय है वहां पर, वो जो जजमेंट आती है उसमें या तो कन्विक्शन होती है या एक्विटल होती है। तो वहां पर ये एक वर्डिक्ट हो गई कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है ऑफेंस का। लेकिन डिस्चार्ज के केस में वहां पर ये वहां पर नहीं है, वहां पर कि उसको वो ऑफेंस नहीं है, वहां पर उसको वो गिल्टी नहीं है। वहां पर क्या है कि उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस कोर्ट के पास नहीं है और कोर्ट को ऐसा नहीं लगता है कि सफिशिएंट है यहाँ पर इसकी ट्रायल की जा सके। तो यहाँ पर इसमें जो जैसे आपका एक मैक्सिम भी है ऑटर फॉयस डबल जी, जब प्रिंसिपल ऑफ ऑटर फॉयस जिसको कहते हैं, या डबल जियोपार्डी है कि एक ही पर्सन को दो बार नहीं किया जा सकता है। अगर मान लो उसकी एक्विटल हो गई है, एक्विटेड पर्सन को दो मतलब सेम पर्सन को, सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी आप देख सकते हैं इसके लिए कि पर्सन वंस एक्विटेड कैन नॉट बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। दोबारा से उसको नहीं ट्राई कर सकते, क्योंकि जो वर्डिक्ट आई है वो ये आई है कि अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस, वो दोषी नहीं है वो अपराध का, और वहां पर उसको सारे एविडेंसेस को देखने के बाद उसमें पास किया गया है ऑर्डर। एक्विटल ऑर्डर कैन बी पास्ड बाय जज when there is absence of complainant or withdrawal or compounding of offense. Acquittal order can be passed by judge when there is absence of complainant. Very important difference, आप याद रखना ये distinction दोनों में, discharge और acquittal में, कि acquittal order can be passed by judge when there is absence of complainant or withdrawal और compounding of offense। इन सारे केसेस में क्या हो रहा है, acquittal हो रहा है। बट डिस्चार्ज ऑर्डर के लिए तो आप जान ही रहे हो, नो सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट अक्यूज्ड। आप 320 भी पढ़ेंगे, सेक्शन 320 सीआरपीसी भी है। जब आप कंपाउंडिंग को देखेंगे तो वहां भी जो इफेक्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्विटल का। तो ये तीनों आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट और विड्रॉवल और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ये तीनों ही केस में क्या होगा, एक्विटल होगा। क्योंकि नेचुरली एक्विटल इज अ जुडिशियल डिसीजन, एक्विटल जो हो रही है वो जुडिशियल डिसीजन है। तो ये कुछ सेक्शंस थे जो आप इसमें पढ़ सकते हैं। सेक्शन 248 भी पढ़ सकते हैं आप, जो सेक्शन 300 उसको जो सेक्शन 248 को पढ़ सकते हैं, सेक्शन 300 को आप पढ़ सकते हैं सीआरपीसी के इसके लिए यहाँ पर एक्विटल के लिए, राइट। तो ये था आपका डिफरेंस डिस्चार्ज और एक्विटल में। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और कुछ क्वेश्चंस को जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई आपकी सजेशंस हैं कि मैं इसको लेक्चर को कैसे इंप्रूव किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से क्वेश्चंस ले सकते हैं और इससे आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।